हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो प्रश्न है हमारे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी फिजिक्स में। तो आप देखेंगे कौन कौन से प्रश्न है। वहाँ आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में आपको दिखाई देगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, द रेडिएटिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 500 केल्विन is 1 into 10 की पावर 5 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. द टेम्परेचर एट विच इट्स रेडिएटिव पावर विल बी 81 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज. तो ये कह रहा है कि जब रेडिएटिव पावर जो है हमारी यानी कि विकिरण क्षमता जो है वो 1 × 10⁵ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, तो तब उसका जो ताप है ब्लैक बॉडी का वो कितना है, 500 केल्विन है। ठीक है। और ये कह रहा है कि यदि 81 × 10⁵ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर अगर वो रेडिएटिव पावर यानी कि इसकी विकिरण क्षमता हो जाए तो तब उसका ताप जो है वो कितना होगा। यानी कि हमें ताप जो है वो T2 निकालना है। हमारे पास जो T1 है ये गिवन है। ठीक है, T1 गिवन है, T2 हमें निकालना है। और यहाँ पर जो रेडिएटिव पावर है ये हमें गिवन है, ये इसकी कितनी होगी, ये E2 होगा, E2 की वैल्यू होगी। और यहाँ पर जो गिवन है ये वैल्यू होगी हमारी E1 की। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है। तो इन दोनों को देखते हुए तो ई और टी में जो रिलेशन का एक नियम होता है तो है स्टीफन का नियम। किसका नियम है, स्टीफन का नियम आपने पढ़ा है। ठीक है। तो उत्सर्जित ऊर्जा का जो नियम होता है वो होता है ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। यहाँ पर E1 की वैल्यू गिवन है, E2 की वैल्यू गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है और T2 की वैल्यू गिवन नहीं है। T2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो इस कंडीशन में हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इसी फॉर्मूले से हम देखेंगे, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये E1/E2 और ये इज इक्वल टू T1/T2 की पावर 4। क्लियर है। अब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देंगे। ठीक है। तो वैल्यू कितनी है, E1 की कितनी वैल्यू है, E1 की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर 5। E2 की वैल्यू कितनी है, 81 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू, अब बात करते हैं T1 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू आपको दिख रही है 500 केल्विन है। ठीक है। तो इसको केल्विन को हटा देंगे, केल्विन में हमें निकालना है तो इसको तो यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देंगे, इसको हमें नहीं लिखना। अपॉन कितना है, T2, हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो इसकी जो पावर है वो कितनी है, 4, इसको हम 4 लगा देंगे पावर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/81 बचेगा। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम, 1/81 को ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये है 3 × 9 = 27 × 81, तो 3 1 की पावर तो कितनी लगा सकते हैं, तो 81 को हम 3 की पावर 4 यानी कि 1/3 की पावर 4 लिख देंगे इस प्रकार से। और इधर कितना हमारे पास 500/T2 और इसकी पावर क्या है यहाँ पर 4 है। क्लियर है। यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। देखो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो पावर से पावर कैंसिल करके तो यहाँ पर फाइनली जो हमारे पास आ रहा है आंसर, देखो क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू, T2 इधर पहुँच जाएगा और ये इधर, तो इसकी मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, 500 में। तो कितना हो जाएगा, 1500। तो यानी कि 5 × 15, तो कितना हो जाएगा, 1500 केल्विन। क्लियर है ना। तो T2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1500 केल्विन आ गई। तो देखो इसमें कौन सा आंसर सही है, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट होगा। यानी कि 1500 केल्विन उसका टेम्परेचर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लेना। क्या है, इफ़ ए सिस्टम ए इज इन थर्मल equilibrium separately with B and C, then B and C are also in thermal equilibrium with each other. This is, मतलब क्या है कि यदि A अलग अलग B तथा C के साथ उसमें संतुलन में है तो B तथा C आपस में भी उसमें संतुलन में होंगे। तो ये नियम है, ये कौन सा नियम है ये बताना है आपको। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, या फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नियम है। तो कौन सा नियम है आपको बताना है। तो दोस्तों पहले ये बात को समझ लेते हैं हम कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि यदि दो सिस्टम इस प्रकार से हों, ठीक है, एक सिस्टम ये ए है और दूसरा सिस्टम ये बी है। अब ये जो ए और बी सिस्टम है इनके बीच में जो वॉल लगी हुई है, ये जो वॉल है ये कैसी है, नॉन कंडक्टिव। कैसी वॉल है, नॉन कंडक्टिव है। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिव है। अब एक परिक्रम जो है इस प्रकार से इन दोनों से इस प्रकार से अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसका नाम है सी, ये सी परिक्रम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो ये जो इनकी जो बॉल है ए से सी के साथ जो बॉल कनेक्ट है ये है कंडक्टिव। कैसी बॉल है, कंडक्टिव है। ठीक है, इसी प्रकार से बी और सी के साथ भी बॉल कैसी है, ये कंडक्टिव है।
लेकिन ए और बी के बीच में जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिव है। तो ये लो हमने पढ़ा है, यदि टेम्परेचर इसमें किसी का भी ज़्यादा होगा, अगर ए का सबसे ज़्यादा है, बी का और सी का ए से कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए का टेम्परेचर सी में जाएगा और सी से बी में जाएगा, और ये प्रक्रम इस प्रकार से चलता रहेगा जब तक कि इनका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा। तो कुछ समय के बाद तीनों का टेम्परेचर समान हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू सी के होगा। तो अब ये बात कह रहा है कि बी और सी जो है वो आपस में भी क्या होंगे, संतुलन में होंगे। मतलब कहने का ये है कि ए जो है वो बी के साथ और सी के साथ, ठीक है, जुड़ा गया है, यानी कि ए को सी के साथ और ए बी के साथ ऐसे करके जोड़ दिया, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये कह रहा है कि यदि उस कंडीशन में ए अलग अलग बी तथा सी के साथ उसमें संतुलन में है, यानी कि ए और बी सी के साथ जो है, अगर ये वाला ए इन दोनों के साथ उसमें संतुलन में है, तो बी और सी भी उसमें संतुलन में होंगे, यानी कि आपस में ये दोनों भी कैसे होंगे, उसमें संतुलन। इसको हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नियम कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ए बॉडी हुज डिस्प्लेसमेंट y इन मीटर्स वेरियस विद टाइम इन सेकंड एज y इज इक्वल टू -2/3t² + 16t + 2 विल कम्स टू रेस्ट आफ्टर। मतलब ये कि एक वस्तु जिसका विस्थापन y मीटर में समय सेकंड के साथ y बराबर -2/3t² + 16t + 2 के पश्चात के अनुसार बदलता है, विराम स्थिति में आ जाएगा। तो ये विराम स्थिति में कब आएगी वस्तु जो है, तो 8 सेकंड में आएगी, 10 सेकंड में आएगी, या 12 सेकंड में, या फिर 16 सेकंड में, इसको हमें बताना है। तो न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है, कितना है, y इज इक्वल टू -2/3t² प्लस का 16t और प्लस 2, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो यहाँ पर हमें ये इतने वेलोसिटी, इतने डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी से हुआ है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें फाइंड करनी है पहले। तो पहले हम देखते हैं v, यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो हो जाएगा dy/dt। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर dy/dt का मतलब कि ये जो इक्वेशन दे रखी इसका डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो कितना हो जाएगा डिफरेंस इसका, -2/3, ये क्या t की पावर 2 है, तो इसका मतलब जब डिफरेंशियल करेंगे तो 2 पहले ले लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इंटू टी प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या 16t, तो t की पावर 1 है तो 1 यहाँ पे ले लेंगे, 16 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 16, और t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी, तो t खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो v की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू माइनस का 2 दूनी 4, यानी कि 4/3 t और प्लस का 16। तो यहाँ से हम देखते हैं इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक वेग। तो t इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू कितनी होगी, u बराबर जो होगा हमारे पास, जो इसका प्रारंभिक वेग है वो होगा ये 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 इनिशियल होगी वेलोसिटी। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब वो कह रहा है कि वो बाद में वस्तु जो है विराम में आ जाएगी, यानी कि रेस्ट में जाएगी, तो रेस्ट में जाएगी तो अंतिम वेग जो होगा वो v इक्वल टू 0 होगा, अंतिम वेग, ठीक है, ये क्या होगा, अंतिम वेग जो होगा v इक्वल टू 0, जब वो विराम में आ जाएगी। आप देखते हैं कितने समय के बाद आएगी, यानी कि t हमें निकालना है वहाँ पर कि कितने समय के बाद वो विराम में आ जाएगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यानी कि गति की एक इक्वेशन पढ़ी है आपने, तो कौन सी इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू, पहली समीकरण है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, ये आपने इक्वेशन पढ़ी है। अब इसमें हम इसको रख देंगे वैल्यू को, देखो जब वो विराम में आ जाएगी, अंतिम वेग तो 0 हो गया यहाँ पर 0, और प्रारंभिक वेग कितना है 16 और प्लस, तो यहाँ पर प्लस a की वैल्यू देखते हैं। अब यहाँ पर एसिलेशन और निकालना है, तो a को निकाल लेते हैं। a के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कर देंगे एक बार और, यानी कि इस v का एक बार यहाँ पर डिफरेंशियल कर देंगे और, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, देखो समझ लेना कि a इज इक्वल टू हो जाएगा dv/dt, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4/3, देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो t एक ही जगह है केवल, तो इसके विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम, तो माइनस का 4/3, और t की पावर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसकी 16 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब एस्टिरेशन हमने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। तो हम इसको रख देंगे, तो कितना है हमारे पास माइनस है, और यहाँ पर क्या था प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, क्लियर है, और इंटू क्या है टी, इंटू टी। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली जो माइनस वाली है, इसको कहाँ ले जाएंगे हम, इधर ले जाएंगे 0 की तरफ, तो इधर जाके प्लस की बन जाएगी, और जब ये प्लस की बन जाएगी तो यहाँ से t इज इक्वल टू हमारे पास जो आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना माना जाएगा t बराबर, तो इधर तो बचा 16, कितना बचा 16। अब यहाँ पर देखो ये जब इधर जाके प्लस का होगी वैल्यू, तो 4/3 को जब इधर लेकर आएंगे 16 की तरफ, तो ये हो जाएगा 3/4, इस 4 से 16 कर जाएगा, 4 चौक 16, और ये 4 दिया 12, यानी कि t बराबर कितना आएगा 12 सेकेंड, कितना जाएगा 12 सेकंड। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 12 सेकंड दे रखा, वही हमारा आंसर सही होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है ये एकदम करेक्ट है हमारा। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, मतलब क्या है कि किसी द्रव का वाष्प दाब जो है, दाब हमें बताना है कि किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है ताप में वृद्धि से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी है ताप में कमी से घटता है। ऑप्शन नंबर डी है द्रव की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है।
तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि द्रव का जो वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर करता है, यानी कि किसके अनुसार घटता है या बढ़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो द्रव का वाष्प दाब है वो ताप के बढ़ने पर जो है वो बढ़ता है। क्या होता है, ताप के बढ़ने पर, याद रखना इसको, ताप के बढ़ने पर, जब ताप बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ताप में वृद्धि से बढ़ता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है एकदम, क्योंकि ताप जब बढ़ेगा तो उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन सही है। तो ये इसको हम करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ताप में कमी से घटता है तो करेक्ट एकदम गलत है। और द्रव की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है तो ये भी गलत है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और ताप, इसको हम करेंगे नहीं, ठीक है। वैसे ऑप्शन अगर ये नहीं होगा तो ये वाले ऑप्शन को हम लगाते, लेकिन यहाँ पर जो एकदम करेक्ट होगा 100% वो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी है बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।